मंच पर विराजमान धर्मपाल जी, पूरे कार्यक्रम का संयोजन करने वाले सत्यवीर जी, राकेश जी कसाना जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे वीर गुर्जर बंधुओं, बहुत तो लोगों को पता नहीं था कि मैं गुर्जर पटेल परिवार में जन्मा हूं। गुजरात के लोगों को तो पता था मैं गुर्जर ही हूं, और आज भी मेरे घर में गाय भैंस बैलगाड़ा सब है, और मेरी माँ ने दूध निकालकर दूध बेचकर मेरे वाले फोटो दिखाना, मुझे डॉक्टर और कैंसर का सर्जन बनाया है। इसलिए दूध के आधार पर मैं डॉक्टर कैंसर सर्जन बना। 10,000 से ज्यादा मैंने कैंसर के ऑपरेशन किए हैं, और सिर्फ 40 साल की उम्र में मेरी हॉस्पिटल का दान करके घर बार छोड़कर दोनों हाथों में तलवार लेकर ये देश की रक्षा के लिए मैं निकला। जब मैं निकला तब लोगों को पता नहीं था कि मैं वह पूर्वजों की परंपरा से हूं कि जिनके पुरखों ने तलवार उठाकर ये धरती की रक्षा की है। मेरे भाइयों, हम जिनको कहते हैं कि भारतवर्ष, तो आज का भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हम जब कहते हैं भरतखंड, तो आज का भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है, काबुल, कंदहार, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया तक भरतखंड आता है। यह संपूर्ण भरतखंड में हमारा साम्राज्य था। इसलिए आज भी गुर्जर मिलते हैं अफगानिस्तान में, रशिया में, गुर्जर मिलते हैं कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में। इतिहास के कालक्रम में कुछ बंधुओं का मजहब बदल गया होगा, हमारे शरीर में जो पुरखों का रक्त बह रहा है, वह रक्त किसी का नहीं बदला है। हमारे बड़े साम्राज्य यह ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में थी। प्रथम शताब्दी मानी लगभग 2000 वर्ष पहले एक साम्राज्य का केंद्र आज का पटना बिहार था। आज जो नोएडा के चारों ओर जो नागर गुर्जर मिलते हैं, वह नागरों का साम्राज्य पटना था, जो आधा भारत कवर कर रहा था। दूसरा हमारा साम्राज्य का केंद्र पेशावर था, जो पेशावर का साम्राज्य आज के काबुल, कंदहार, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराक तक फैले थे। मैंने कभी मेरे दोस्तों को बार बार कहा है कि मेरे पुरखे भी इराक, ईरान, काबुल, कंदहार, मक्का, मदीना से लड़ते लड़ते गुजरात में पहुंचे। हमने भी तलवार खाई है इराक में, मक्का, मदीना में। ऐसे प्रथम शताब्दी में दो वीर गुर्जरों के बड़े साम्राज्य बने। इनके बाद भारत में गुप्तों का साम्राज्य आया, और गुप्तों के साम्राज्य के बाद 6वीं शताब्दी में फिर से भारत में गुर्जरों ने अपना साम्राज्य, आधिपत्य कायम किया। तीसरा फेज वह 9वीं शताब्दी में हुआ,
जब 836 में मिहिर भोज ने लगभग पूरा भारत कब्जे कर लिया, 712 में अरब 712 में अरब मोहम्मद बिन कासिम सिंध की धरती पर आया और मोहम्मद बिन कासिम के बाद दिल्ली तक पहुंचने में उनको 1192 तक रोकने का काम करने वाले महान सम्राट मिहिर भोज थे। मिहिर भोज के पिताजी ने अरब सेनापति जिनोद जुनैद को हराया था और मिहिर भोज का साम्राज्य कहां तक फैला था? बंगाल में पाल वंश का साम्राज्य था। मिहिर भोज ने पाल वंश का साम्राज्य जमीन दोस्त करके मिहिर भोज का साम्राज्य बंगाल की धरती पर पहुंचाया था। आज जिनको हम आंध्र कर्नाटक कहते हैं, वहां राष्ट्र कुलों का साम्राज्य था। यही वीर गुर्जरों की सेनाएं उज्जैन से निकली थी, राष्ट्रकूट को जमीन में मिलाकर तमिलनाडु तक मिहिर भोज का साम्राज्य खड़ा किया था। यही सेनाएं अफगानिस्तान की ओर निकली थी, अफगानिस्तान पर साम्राज्य फैलाया था। मुझे लगता है कि एक शताब्दी के बाद भारतवर्ष में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके देश की रक्षा करने का काम किसी ने नहीं किया था और कुषाण भी गुर्जर थे। अनेक शिलालेख अनेक मौजूद है। कसाना गोत्र आपकी शान है, आज उनकी निशानी है और संपूर्ण भूखंड में राज करने वाले हम 1857 में भी लड़े थे, अंग्रेजों के सामने भी लड़े थे और जब स्वाभिमान का प्रश्न आया, हमने किसी का आधिपत्य नहीं स्वीकारा। हमने पहाड़ों में जाकर वन गुर्जर बनना पसंद किया, जिन्होंने सर नहीं झुकाया, जिन्होंने आधिपत्य नहीं स्वीकारा, निरंतर देश के लिए लड़ते रहे। कभी सीरिया में लड़े होंगे, कभी इराक में लड़े होंगे, कभी मेरे सीधे पुरखे इराक, ईरान, मक्का, मदीना में लड़े हैं, कभी अफगानिस्तान में लड़ते रहे। ऐसी महान शौर्यवान पराक्रमी यह जाति का इतिहास, भारत का इतिहास का स्वर्ण इतिहास है, जिनके खून के तलवारों के आधार पर यह धरती की रक्षा अनेक शताब्दियों तक हमने की है। मैं इतिहास से वर्तमान की ओर चला जाता हूं। आज गरीबी, आत्महत्या करने वाला किसान मुझसे 25-30 रुपया लीटर दूध लोगे और शहरों में बेचोगे 70 रुपया में, 60 रुपया में। फसल हमारी, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जमीन हमारी, दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं परसों उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में किसानों का आंदोलन करवा के आया हूं। जो जमीन का हमें 7 करोड़ 50 लाख मिलना चाहिए, सरकार के नियम के अनुसार 50 लाख रुपया देकर लूट रहे हैं।
कितनी जमीन? 12,000 एकड़। ये लूट 90,000 करोड़ की हो रही। जमीन मेरी मां, तुम लुटेरो कौन होते हो? हमारी मां का कब्जा करोगे। मैं फसल पकाता हूं और मेरे भाई, ये मेरा भाषण नहीं है, मैंने मेरे हाथ से हल चलाया है। खेतों में मैंने काम फसल काटने का किया है। एक बाएं हाथ से काम करता हूं, मेरी अंगुली खेती में काम करते समय कटी है। हम पसीना से फसल पकाएंगे, हमें दाम नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, गुर्जरों को गौरव भी चाहिए और गुर्जर किसानों को पसीने की फसल का दाम भी चाहिए। ये देश आजाद हुआ, देश की आमदनी में किसान 70% था, 30 करोड़ में 20 करोड़। देश की आमदनी में कृषि का किसानों का हिस्सा 44% था। आज देश की जनसंख्या में किसान 70 करोड़ है, तब 20 करोड़ था। आज देश की आमदनी में किसानों का हिस्सा 44 से घटकर 14 हो गया है। मेरे पढ़े लिखे भाइयों के लिए जीडीपी में इकोनॉमिकल फार्मर कॉन्स्टिट्यूशन 44 था और 14 हो गया है। स्थिति क्या आई? 1960 के बाद किसानी महंगी हुई, दाम बढ़ते गए, यूरिया का दाम बढ़ा, डीएपी का बढ़ा, पोटास का बढ़ा, ट्रैक्टर का दाम बढ़ा, अरे बैलगाड़ी का बढ़ा, बच्चों को पढ़ने की फीस बढ़ी। सरकार ने किसी की महंगाई नियंत्रित नहीं की। सरकार ने हम किसानों की उपज, गेहूं के दाम दबाए, चावल के दाम दबाए, सब्जी के दाम दबाए, दूध के दाम दबाए। दाम कैसे दबाए? उत्पादन बढ़ता है तो निर्यात करके दाम बनाने चाहिए। उत्पादन बढ़ते हैं, निर्यात नहीं कर देते हैं, हम प्याज सड़कों पर फेंक देते हैं। जिस किसान ने 3 महीना पसीने से प्याज पैदा की है, वह प्याज खेत में फेंक रहा है, टमाटर खेत में फेंक रहा है। सभी का दाम बढ़ा। सरकार ने कृषि उत्पादन के दाम दबाए। एक उदाहरण सब याद रखो, 1970 में 1 क्विंटल गेहूं के 100 रुपया थे। 1 तोला सोना के 150 रुपया थे। उनका अर्थ है कि 1 तोला बराबर 1.5 क्विंटल गेहूं। बोलो आज 1 तोला के कितने हजार? 32,000। कितने? तो बोलो 1 क्विंटल गेहूं के 20,000 मिलने चाहिए या नहीं? आप समझ लीजिए, किसानों पर 12 लाख करोड़ का कर्ज है। यह कर्ज सरकार की नीतियों के कारण है। मेरे भी 100 गांव में रिश्तेदार हैं, आधे कर्ज से दबे हैं। जब कर्ज भरने की स्थिति नहीं, तब देश के किसानों ने आत्महत्या करना शुरू किया। जो अन्नदाता, जगत का दाता, सबका पेट भरने वाला, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। और आंकड़ा छोटा नहीं है मेरे भाइयों। 17 वर्ष में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है।
कांग्रेस का भी शासन रहा, भाजपा का भी शासन रहा। अभी हर वर्ष 13,000 किसानों की आत्महत्या। मुझे आपको दो बातें समझानी है। किसानों के कर्ज के लिए सरकार जिम्मेदार है, किसानों की आत्महत्या के लिए सरकार जिम्मेदार है। इसलिए मैंने कहा, फसल हमारी दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूध हमारा दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फसल हमारी दाम हमारा, यही चलेगा, यही चलेगा। अब ये तो मेरा भाषण हुआ। आप पूछोगे डॉक्टर साहब करेंगे कैसे? आपको पता है ना, 6 दिसंबर को बाबरी को मिट्टी में मिलाने के लिए नेतृत्व करने वाला भी यही योद्धा का बेटा प्रवीण तोगड़िया था। जो बाबरी ढहा सकता है, वह किसानों को फसल का दाम भी दिला सकता है या नहीं? और दाम नहीं देंगे तो उनका शासन हटा भी सकता है या नहीं? आप पूछेंगे कैसे? जैसे गेहूं पकाने का क्विंटल का हमारा खर्च 2,200 रुपया आता है, तो हमें दाम कितने मिलने चाहिए? 2500 से 3,000 क्विंटल का। बोलो 2500 से ज्यादा क्विंटल का मिलेगा तो कर्ज रहेगा क्या? और 3,000 मिलेगा तो बिल्कुल रहेगा। तो मिलेगा कैसे? भगवान ने प्रवीण तोगड़िया के हाथ में ताकत दी, तो मैं भारत के संसद में कानून बना दूंगा, कानून बना डालूंगा कि यह देश में 2500 रुपया से सस्ता गेहूं धान कोई खरीद नहीं सकता है। खरीदेंगे उनको जेल में डाल देंगे, और कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। उनको कहते हैं फसल हमारी दाम तुम्हारा, यही चलेगा। मेरा एक भाई मुझसे छोटा आज भी गांव में रहता है, गाय भैंस देख रहा है। इसलिए किसानों का दर्द जो आप अनुभव कर रहे हैं, वह मैं भी अनुभव कर रहा हूं। और हमने यदि कुछ प्रयास नहीं किया तो देश का कोई किसान नहीं बचेगा। तो करेंगे क्या? मैंने 2 मुद्दे की बात की कि देश में गुर्जरों का सम्मान हो, जो देश की रक्षा के लिए हम अरबों से लड़े, मुगलों से लड़े और अंग्रेजों से भी लड़े, और आज भी सैनिक तो हम हैं। मुझे इतना ही कहना है कि ये सैनिक होना ये गौरव की बात है। हम कब तक सैनिक रहेंगे? अरे वो सैनिकों, सेनापति बनने की तैयारी करो। सैनिक ही सेनापति बनता है, दूसरे के पीछे कब तक चलेंगे? हम तो महाराजा मिहिर भोज का झंडा लेकर लोगों को पीछे चलाएंगे। इसलिए सैनिक नहीं, सैनिक के साथ सेनापति बनो। मुझे दूसरी बात करनी, सभी वक्ताओं को मैं ध्यान से सुन रहा था कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर क्यों नहीं बनते हैं, जज क्यों नहीं बनते हैं, आयोग में क्यों नहीं है। सीधी बात है कि सरकार में हमारा कब्जा, और देखो मिनिस्टर से सरकार का कब्जा नहीं आता है, सरकार का कब्जा नंबर 1 से आता है। तो मेरी दूसरी फॉर्मूला है
पहली फॉर्मूला, हम सैनिक हैं, गौरव है, हम सैनिक रहेंगे, हम सेनापति। मेरी दूसरी फॉर्मूला है, हम मांगेंगे नहीं, हम मांगने वाले नहीं हैं भाई, हम तो दुनिया का पेट भरने वाले, देने वाले हैं। 40 साल पहले मेरा घर का याद है, घर में गेहूं बाजरा तैयार होता था। खेत में तैयार होने के बाद सभी गेहूं बाजरा कभी घर में ले ले गए, हम गांव के कोई सुथार को, लुहार को, नाई को बुलाकर देते थे, और सबको देने के बाद ये किसान अपने बेटों के लिए घर में ले जाता था। इसलिए हम मांगने वाले नहीं हैं, लोगों का पेट भरने वाले। तो आप कहेंगे क्या कि मांगेंगे नहीं? नहीं, हम मांगेंगे नहीं, हम सत्ता पर कब्जा करके छीन लेंगे। ये भाषण देना तो बहुत आसान है, छीन लेकर। आप मुझे भी छीनेंगे कैसे? यहां मेरे गुर्जर भाइयों, आपको मेरी रणनीति, लड़ाई जीतनी है तो रणनीति से जीती जाती है। देश में सरकार बनाकर कब्जा करने के लिए कितने वोट चाहिए? 30 करोड़। देश में वोट कितने? 80 करोड़। तो यदि हम मांगेंगे नहीं, हम सत्ता छीन लेंगे, हम सैनिक सेनापति बनेंगे। यह करना है तो 30 करोड़ वोट चाहिए या नहीं? तो उनका एक ही रास्ता है, जैसे दूध के दाम आपको नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, गेहूं के, धान के, सरसों के, राइडों के दाम आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे अन्य किसानों को भी नहीं मिल रहा है ना। तो बोलो सभी किसान, फसल हमारी, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फसल हमारी, दाम हमारा, यही करेंगे, यही करेंगे। यह लेकर देश के किसान खड़ा हो जाए तो किसानों के वोट कितने हैं? 40 करोड़, 50 करोड़। बोलो 50 करोड़ में 30 करोड़ किसानों ने वोट दिया तो हम मांगने वाले रहेंगे या सत्ता छीनने वाले बनेंगे? मेरे गांव से आए हुए बंधु, मेरे भी चाचा, सब ऐसे पगड़ी वाले ही हैं, गांव में रहने वाले, और गांव में रहने वाले में बुद्धिमान समझदार है। मुझे आपको कहना है कि सिर्फ गुर्जरों का कोई नहीं सुनेगा, कोई कुर्मियों का, पटेलों का, मराठा का, कोई अकेले का नहीं सुनेगा। हम सभी किसान जातियां एक हो जाती है कि स्वामीनाथन आयोग का स्वीकार करो, C2 से 1.5 गुने समर्थन का मूल्य देने का कानून बनाकर किसानों को फसल के, दूध के, सब्जी के दाम दो। तो बोलो देश का किसान कर्ज मुक्त होगा या नहीं? हो जाएगा। गुर्जर बंधु भी कर्ज मुक्त होगा या नहीं? हमारे बेटे पढ़ेंगे या नहीं? बिल्कुल पढ़ेंगे। आप मेरा साथ दीजिए। मैं गुजरात में भी आंदोलन करवा के आया हूं, छत्तीसगढ़ में 300 किलोमीटर की रायपुर तक की किसानों की यात्रा करवा के आया हूं। अभी उत्तर प्रदेश वाराणसी के नजदीक मिर्जापुर में यह देश के किसानों के लिए उनका अधिकार दिलाकर किसान कर्ज मुक्त हो, फसल के दाम मिले, यह भारत में हम करवा के रहेंगे। और आज हमारी 3 सीटें आती है, सभी किसानों को साथ मिलकर निकलेंगे
हमारी 3 सीटें नहीं, हमारे 3 मिनिस्टर भी बन जाएंगे, देश का मुखिया भी बन जाएगा। आज सत्यवीर जी के मेरे संपर्क से यहां आना हुआ। मेरे भाषणों के कारण किसी को ध्यान में नहीं आ रहा था कि मैं भी कोई पटेल गुर्जर का बेटा हूं, पर मैं लड़ रहा था उनसे, तो लोगों को अंदाज आना चाहिए कि जिनके पुरखों ने अनाथ पेटियों पर तलवार चलाई है, उनका वंशज यह लड़ाई लड़ सकता है। यह लड़ाई 32 साल से लड़ता रहा हो। आगे भी देश की रक्षा की लड़ाई हम लड़ेंगे। देश हमारा है और देश की रक्षा हमारे पुरखों ने अपना बलिदान देकर की है। हम देश के लिए भी लड़ते रहेंगे, हम धर्म के लिए भी लड़ते रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि असिंध में जब मुसलमान दीवार बना रहे थे, ये सरकार रोकने के लिए तैयार नहीं थी, तब 20,000 लोगों को लाकर ये दीवार तोड़ने के लिए मैं खुद निकला था सिंध में, सवाई भोज में। इसलिए यह लड़ाई भी हम लड़ेंगे और किसानों को अधिकार देने की लड़ाई भारत में हम लड़ेंगे। आओ संपूर्ण मध्य एशिया, रशिया और सीरिया, इराक, यूरोप की धरती पर और वहां से लेकर भारत तक फैले हुए महान पराक्रमी वीर गुर्जरों के वंशज हम सैनिक बने रहेंगे, पर हम सैनिक के साथ सेनापति बनेंगे। हम मांगेंगे नहीं, हम अपनी भुजाओं के बलबूते पर भारत की राज सत्ता पर कब्जा करेंगे और यह करके किसी को अन्याय नहीं होगा, पर किसानों का अधिकार हम किसानों को दिला देंगे। और इतिहास की हम चर्चा करते हैं, सत्ता आने के बाद 1 वर्ष में इतिहास के पुस्तक के पन्ने बदल जाएंगे। सेमिनार करने की जरूरत नहीं है, चर्चा करने की जरूरत नहीं है। 1 साल में हिंदुस्तान का इतिहास गौरव के इतिहास के साथ पुस्तकों में बदल जाएगा। हमें गौरव भी चाहिए, हमें फसल का दाम भी चाहिए। आओ मेरे भाइयों, हम सब मिलकर यह भारत में प्राप्त करें। मेरे पिताजी के पास 2 एकड़ जमीन थी। 2 एकड़ जमीन का आज किसान का बेटा डॉक्टर सर्जन नहीं बन सकता है, पढ़ा नहीं सकते हैं। हमें तो ऐसा भारत चाहिए जहां कोई भूखा नहीं रहेगा, जहां कोई किसान पर कर्ज नहीं होगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, जहां कोई बच्चा बिना शिक्षा नहीं रहेगा, बिना आरोग्य नहीं रहेगा, जहां कोई युवा बिना रोजगार नहीं रहेगा। यही महान भारत कभी हमारे पुरखों ने बनाया था। आज हम संकल्प करके बनाए और यह करने में हमारा शौर्य, हमारे पुरखों का शौर्य, उनका हम मिलकर लोकतंत्र की मर्यादा में प्रयोग करें। पुनः वीर पराक्रमी परंतु आज की कृषि के कारण दुखी ऐसे सभी वीर गुर्जर बंधुओं को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देना।